गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 3। ये है बस की यात्रा और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि जो लेखक हैं और उनके मित्र उन लोगों ने सोचा बस की यात्रा के लिए, क्योंकि उन्हें जबलपुर पहुंचना था, तो पन्ना नामक स्थान पर वे थे। वहाँ से उन्हें सतना के लिए बस से जाना था और सतना से उन्हें जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन जिस बस में वो जाने वाले थे उसके लिए लोगों ने कहा कि जो समझदार आदमी है वो इस बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि ये बस डाकिनी है। लेकिन लेखक ने जब बस की हालत देखी कि जो बस है वो बहुत ही वयोवृद्ध है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, उसकी हालत देखकर लगता था कि ये केवल श्रद्धा के योग्य है, पूजा के योग्य है, इसमें बैठकर सफ़र नहीं करना चाहिए। लेकिन जो एक उनके डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये नई नवेली बसों की जैसे नहीं करेगी, बल्कि हमें आराम से बेटों की तरह अपनी गोद में लेकर जाएगी। उसके बाद जब वे बस में बैठे तो बस में उस बस की कंपनी के हिस्सेदार भी बैठे थे। तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या ये बस चलती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतनी जो पुरानी बस है वो अपने आप तो चलने से नहीं, बल्कि उसे धक्का देकर ही चलाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल चलती है। बस के जो हिस्सेदार थे कंपनी के, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ये बस चलती है और अपने आप चलती है। अब जब बस स्टार्ट हुई तो सबसे पहले तो उन्हें उसकी इंजन के बारे में बताया कि किस तरह से कितना शोर हो रहा था और कितना ज़्यादा कंपन कर रही थी बस इंजन के स्टार्ट होने से। उसके बाद बस की हालत बताई, या फिर बस की जो बारे में बताया कि जो बस में कांच तो पहले ही कम थे और जो थे उनके पास में नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि ये डर बना रहता कि कभी भी वे टूटकर किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वे खिड़कियों से दूर हटकर बैठे। अब बस जब स्टार्ट हुई तो बस की जो हालत होती है, जो सीटों की जो स्थिति थी, उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये जो बस है वो ज़रूर से असहयोग आंदोलन और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है जिन्हें गांधी जी ने शुरू किया था, उस समय ये रही होगी बस, तो उसे उन आंदोलन की ट्रेनिंग मिल चुकी है बस को। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी बस में वही आंदोलन चल रहा है, यानी कि पूरा असहयोग आंदोलन अभी चल रहा है। और बस की जो सीट है, उसके बॉडी पार्ट्स है बस के, वो एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बस की सीट और बॉडी का बताया कि बस की जो बॉडी है वो कभी आगे जाती और सीटें पीछे की तरफ जाती, और कभी बस रुकती तो सीटें आगे की तरफ चली जाती। इस प्रकार समझ ही नहीं आ रहा था कि बस में हो क्या रहा है। अब देखते हैं आगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली लगा डालकर इंजन में भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो अचानक बस चलते चलते 8-10 मील आगे जाने पर बस रुक गई। एकाएक का मतलब होता है अचानक से। जब पता चला कि किस वजह से रुकी, तो जो वजह थी कि जो पेट्रोल की टंकी है उसमें छेद हो गया है और पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से बस रुक गई। तो जो ड्राइवर था उसने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे अपने पास में रखा और उसमें एक पाइप डालकर नली लगाकर इंजन में पेट्रोल डालने लगा। तो जो लेखक है वो कल्पना कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद जो बस कंपनी के हिस्सेदार जो उनके साथ ही यात्रा कर रहे हैं, वो इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे और उससे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, यानी उसमें पेट्रोल इस तरह से डालेंगे जैसे कि कोई बच्चे को उसकी माँ गोद में बिठाकर या गोद में लेकर दूध की शीशी से दूध पिलाती है। आगे बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो आगे की यात्रा का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं कि जब बस 15-20 मील आगे चली तो उसकी जो स्पीड थी पर आवर यानी प्रति घंटे की रफ्तार 10-15 से 20 मील हो गई थी।
लेकिन तब तक लेखक को बस पे से पूरा विश्वास टूट गया था, भरोसा हट गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है, उसका जो स्टीयरिंग है वो भी टूट सकता है। और जो बाहर जब गाड़ी चलती है तो बाहर का आसपास का जो दृश्य होता है वो देखते ही हैं हम, लेकिन जो बाहर उस समय जो दृश्य था वो भले ही बहुत लुभावना था, हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, लेकिन लेखक को सभी पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे। उन्हें लगता कि ये जो पेड़ सामने आया है हो सकता है बस एकदम से जाके उससे टकरा जाए। अगर वो निकल जाता, पेड़ पीछे रह जाता, तो सामने से जो दूसरा पेड़ आता उससे यही डर लगता कि कोई दूसरा पेड़ आया सामने और हो सकता है बस उससे जाकर टकरा जाए। तो इस प्रकार वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। कभी उन्हें झील दिखती तो ऐसा लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बस उसमें जाकर डूब जाए, उसका ब्रेक फेल हो जाए तो कहीं भी ये बस जाकर डूब सकती है। स्टीयरिंग टूट गया तो उसका कंट्रोल या उसका जो संचालन है वो भी छूट जाएगा, तो बस कभी भी किधर भी जा सकती है। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अचानक से बस फिर रुकी तो ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की कि जिससे बस चल सके, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि बस ने चलने से इनकार कर दिया। कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो कह रहे थे कि बस तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, लेकिन यह तो इत्तेफाक की बात है कि बस में कुछ न कुछ ऐसी खराबी आ गई जिससे ये चल नहीं रही है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। क्षीण का मतलब होता है कमज़ोर, हल्की सी, और लदकर यानी कि उस पर बैठकर, ज़बरदस्ती बैठकर। प्राणांत का मतलब होता है मृत्यु। बियाबान जंगल को कहते हैं, घनघोर घना जंगल। अंत्येष्टि यानी कि मृत्यु के बाद की जो अंतिम क्रिया होती है उसे कहा जाता है। तो जब बस आगे चली तो अचानक से रुक गई और किसी भी तरह से स्टार्ट नहीं हुई। तो उस समय जो, क्योंकि रात का समय हो गया था तो बहुत ही हल्की चांदनी थी, उसकी छाया में पेड़ के नीचे वो जो बस थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि बहुत ही वयोवृद्ध स्त्री है जो कि थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी यानी कि हमें दुख हो रहा था, अफसोस हो रहा था कि इतनी जो पुरानी बस है बहुत ही वृद्ध है, उस पर लदकर, उस पर बैठकर हम चले आ रहे हैं, उसकी स्थिति जानते हुए भी हम उस पर बैठकर चले आ रहे हैं। और अगर इसका प्राणांत हो गया इसी समय, अगर ये चलने से मना कर दे, बिल्कुल ही ख़राब हो जाए, तो इस बयाबान में, इस घने जंगल में हमें ही ये जो बस है उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी जब इंजन बंद हो गया और लेखक ऐसी कल्पना करने लगे कि अगर ये बस यहीं पर ख़राब हो गई तो हमें इसको यहीं पर उसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। लेकिन जो हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, उन्होंने बस का इंजन खोला, उसको कुछ ठीक किया, तब फिर बस आगे चली। लेकिन तब तक जो बस की स्पीड थी वो और भी कम रह गई। पहले 15 से 20 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अब उसकी स्पीड और भी कम हो गई थी। और धीरे धीरे जो वृद्धा थी यानी जो बस थी उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि जो उसकी हेडलाइट थी वो भी, उसकी रोशनी भी कम होने लगी। अब जो बस थी वो बिना रोशनी के अंधेरी रात में चल रही थी। चांदनी में ही वह अपना रास्ता टटोल रही थी, यानी कि जो चांदनी आ रही थी, चांद की रोशनी थी, उसी में वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम साइड पे किनारे पर हो जाती और कहती कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही जिससे मैं
स्पीड के साथ तुमसे होड़ कर सकूँ, तुमसे आगे निकल सकूँ। इसीलिए वो आने जाने वाली गाड़ियों को आगे निकलने देती थी और इस प्रकार लगता था कि जैसे वो उनसे कह रही हो कि मेरी उम्र अब प्रतिस्पर्धा करने की नहीं है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। तो आगे की घटना के बारे में लेखक बताते हैं कि जब हम एक पुलिया पर पहुँचे तो अचानक से एक टायर उसका फिस करके बैठ गया, यानी कि एकदम उसकी हवा निकल गई, पंचर हो गया टायर में और बस बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई, एकदम से रुक गई। अगर बाई चांस बस की स्पीड तेज़ होती तो पुलिया पर पहुंचकर जब टायर पंचर हुआ तो हम सब बस उछलकर नाले में गिर जाती। तब लेखक ने पहली बार जो कंपनी के हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, उनकी तरफ श्रद्धा भाव से देखा कि उन्हें पता था कि बस की इतनी बुरी हालत है, उसके टायर भी बहुत बुरी स्थिति में हैं, फिर भी अपनी जान को हथेली पर रखकर वे इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। अपनी बस की हालत उन्हें पता थी, फिर भी इतनी बड़ी वो जान हथेली पर लेना, यानी कि रिस्क लेना या खतरा मोल लेना जिसे कहा जा सकता है, कि इतना जानते हुए भी वो अपनी जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी कि त्याग की जो ऐसी भावना है वो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है, कि जानबूझकर अपनी जान को मुसीबत में डालना। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, कि ऐसे व्यक्ति को तो कहीं और होना चाहिए था, क्योंकि जितना साहस और जितनी बलिदान की भावना जो हिस्सेदार है उनमें है, वैसी आम आदमियों में नहीं होती, बल्कि उन्हें तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, कि वो पूरे समाज का नेतृत्व कर सकते थे, क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कर सकते थे। इस तरह की उनमें भावना थी। क्योंकि अगर उस समय बस जो है वो नाले में गिर जाती और सभी लोग मारे जाते नदी में गिरने से, तो जो देवता है यानी कि जो ईश्वर है मृत्यु के, वो बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। उसका कहाँ है यहाँ पर, जो बस की कंपनी के हिस्सेदार है जो इसी बस में यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए बाहें पसारे का मतलब होता है बाहें खोलकर उन्हें गले लगाने के लिए उनका इंतज़ार करते। और कहते, यहाँ पर कहते कहा है देवताओं के लिए, कि वे कहते कि यह वही महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी जो देवता है वो मृत्यु के बाद उनका इंतज़ार करते हुए कहते हैं कि ये वही महान आदमी है जिसने एक टायर के लिए अपने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, जीवन का उत्सर्ग कर दिया, अपने प्राण दे दिए, मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। इतनी यहाँ पर जो कृपणता है या जो कंजूसी है उसके बारे में बताया कि बस की इतनी बुरी हालत इसी वजह से है क्योंकि उसके जो पुर्जे हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है उनको नहीं बदला गया। आगे दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो फिर बस का जो टायर ख़राब हो गया था उसे एक दूसरे घिसे हुए पुराने टायर से बदल दिया गया। अब जो लेखक हैं उन्हें क्योंकि दूसरे दिन ऑफिस जाना था, काम पर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि जो बस की हालत थी, जिस तरह से रुक रुक कर वह चल रही थी, जितनी धीमी गति से चल रही थी, उससे उन्हें लगता था कि वो कभी भी अब समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। और इसके साथ ही पन्ना जहाँ उन्हें पहुँचना था
वहाँ पहुँचने की उम्मीद भी छोड़ दी, साथ ही कहीं भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी। उन्हें लगता था कि ये रास्ते में ही रह जाएगी बस और इतना समय लगाएगी कि हमारा पूरा जीवन इसी बस में गुजर जाएगा और बस से ही सीधे हम उस लोक को यानी कि मृत्यु लोक को प्रयाण करना, मतलब कि रवाना होना। तो हम इस पृथ्वी लोक से उस मृत्यु लोक को इस बस में ही बस में से या बस में ही पहुंच जाएंगे। बस से सीधे हम अपने घर की बजाय मृत्यु लोक को पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर इस बस की कोई मंजिल ही नहीं है, कभी भी ये बस कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएगी। अब जब हमें चिंता नहीं रहती, तनाव खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, हंसी मजाक चालू हो जाता है, आराम से निश्चित होकर हम बैठते हैं। तो इसी प्रकार लेखक भी जो चिंता थी उन्हें समय पर पहुंचने की, वो उन्हें लगता था कि अब कभी भी नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने उनकी चिंता और बेताबी जो थी, बेचैनी जो थी वो खत्म हो गई और वो बस में ऐसे बैठ गए जैसे यही उनका घर है, बस ही उनका घर है। और जब चिंता जाती रही तो फिर उनका हंसी मजाक भी चालू हो गया। तो इस प्रकार एक बस की यात्रा को कितने रोचक ढंग से व्यंग्य के साथ में एक बस की स्थिति पर कटाक्ष के साथ उन्होंने इस अध्याय की रचना की, इस लेख की रचना की है। तो ये था बस की यात्रा।